हेलो एवरीवन, हमारा नया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 स्टार्ट हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही अप्रैल मंथ में सबसे पहला एक जो काम आपको करना होता है वो है कि आपको अपना फॉर्म 15G 15H डिपॉजिट कराना है बैंक्स में या फिर एनी अदर इंस्टीट्यूशन जहां से भी आपको इंटरेस्ट इनकम होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो तो इससे रिलेटेड आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको ये जो फॉर्म फाइल करना होता है वो करना कैसे होता है। देखिए, बैंक्स के लिए या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए जहां से भी आपको इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रही है कि अगर वो आपको इंटरेस्ट इनकम पूरे साल में 50,000 रुपीज से ज्यादा पे कर रहे हैं तो वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ये जो लिमिट है ये है आप नॉन सीनियर सिटीजन के लिए। सेम एज अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी जो इंटरेस्ट की इनकम है वो 1 लाख रुपीज से ज्यादा है तो बैंक या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको इनकम दे रहा है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। ये जो लिमिट है ये अभी इंक्रीज की गई है 1 अप्रैल 25 से। बजट 2025 में ये चेंज आया था। इससे पहले जो ये लिमिट हुआ करती थी वो थी नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 40K और सीनियर सिटीजन के लिए ये जो थी लिमिट ये थी 50K। 50K से ऊपर इनकम होने पर उनका टीडीएस डिडक्ट हो रहा था, बट इस फाइनेंशियल ईयर से ये लिमिट को रिवाइज किया गया है। अब 1 लाख रुपीज तक किसी भी तरीके का कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट इनकम पर। तो अगर आपको लगता है कि आपकी इंटरेस्ट इनकम तो 1 लाख रुपीज से भी कम है तो उस केस में आप फॉर्म 15G 15H नहीं भी फाइल करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी अगर इनकम 1 लाख से भी कम है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपीज से ज्यादा है और 4 लाख यानी कि मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको ये फॉर्म फाइल कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से इनकम कम है तो आपकी जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आपका जो टैक्स है वो नील बनने वाला है। तो उन सिनारियों में डिपार्टमेंट ने आपको एक फैसिलिटी दे रखी है कि अगर आप चाहें तो अपना एक फॉर्म 15G 15H फाइल करके डिपार्टमेंट को दे दीजिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दे दीजिए, सो दैट आपका जो टीडीएस है वो डिडक्ट ना हो अगर आपकी जो इनकम है वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। तो यहाँ पे मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट को चेक करने के लिए आपको चेक करनी होती है उस पीरियड में जो स्लैब रेट चल रहा है उस स्लैब रेट को। तो अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पे 3 तरीके के स्लैब रेट्स आपके चलते हैं, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। 2.5 लाख आपका होता है अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है। नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख से ऊपर आपकी टैक्सेशन लगनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है इन केस ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम। वहीं अगर मैं 3 लाख की लिमिट की बात करूं तो ये उन लोगों के लिए है जो सीनियर सिटीजन है यानी कि 60 ईयर्स एंड अबव। वहीं 5 लाख रुपीज है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यानी कि 80 ईयर्स एंड अबव के लिए। तो ये आपकी स्लैब रेट है ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए। और न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए जो स्लैब रेट है वो सभी के लिए एक ही स्लैब रेट है। 4 लाख रुपीज से ऊपर आपको जो है टैक्स पे करना होता है, उससे नीचे की इनकम पर आपको टैक्स पे नहीं करना होता। ऑल्दो अभी न्यू टैक्स रिजीम की जो स्लैब रेट्स थे उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था टैक्स पेयर्स को कि 12 लाख रुपीज तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, लेकिन जो उनकी स्लैब रेट है वो स्टार्ट हो जाती है 4 लाख रुपीज तक। वो बात अलग है 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी जिसकी वजह से 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन जब आप ये चेक करने लगेंगे अपनी लिमिट्स कि आपको फॉर्म 15G 15H फाइल करना है या नहीं करना तो आपको ये 12 लाख वाली फिगर को ना देख के आपको 4 लाख रुपीज वाली फिगर को चेक करना है, क्योंकि फॉर्म 15G 15H के नीचे जो नोट लिखा होता है वहां पे मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट की बात की गई है। मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो न्यू टैक्स रिजीम में है वो है आपकी 4 लाख रुपीज। ये जो लिमिट्स है ये है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो रहने वाली है, जो अभी हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो अभी के लिए अगर आप फॉर्म 15G 15H फाइन करके देना चाहते हैं तो ये लिमिट्स आप अपनी चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपकी टोटल इनकम इनसे कम है तो फॉर्म साइन करके दे दीजिए, आपका टीडीएस भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब बात आती है कि फॉर्म 15G किसको फाइल करना है, H किसको फाइल करना है। इसकी वैसे अवेयरनेस काफी लोगों को है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। अगर आप इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, आपकी एज 60 ईयर से कम है तो आपको फाइल करना है फॉर्म 15G। अगर आपकी एज 60 ईयर से ज्यादा है, आप सीनियर सिटीजन है तो आपको फाइल करना होता है फॉर्म H। और अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट को ये फैसिलिटी नहीं दी गई है, आप कोई भी फॉर्म नहीं फाइल कर सकते चाहे वो फॉर्म 15G हो या फिर फॉर्म H हो। तो चलिए अब क्विकली देख लेते हैं कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H आपको भरना कैसे है और ये दिखता कैसे है। मैंने स्क्रीन पे देखिए फॉर्म H खोल के रखा है क्योंकि ये जो फॉर्म H है ये आपका सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होता है। और क्योंकि सीनियर सिटीजन ही एक बहुत बड़ा पार्ट है टैक्स पेयर्स का जो फॉर्म 15H को फाइल करके अपनी रिबेट क्लेम करता
है, तो हम इस वीडियो में फॉर्म एच को डिस्कस करेंगे। दोनों ही फॉर्म जो है सिमिलर नजर आते हैं, दोनों में ही सिमिलर फील्ड्स होती हैं। मैं यहाँ पे फॉर्म एच आपसे डिस्कस करूंगी कि आपको कैसे फिल करना है। आपको जो ये फॉर्म फाइल करना है, दोनों तरीके की फैसिलिटी आजकल बैंक आपको दे रहा है। आप ऑनलाइन भी अपने लॉगिन में जाके फाइल कर सकते हैं और आप फिजिकल भी बैंक में विजिट करके वहां से एक फिजिकल कॉपी लेके उसको फिल करके बैंक को दे सकते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्म का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। यहाँ पे सबसे पहली फील्ड है नेम ऑफ असेसी, जिसका भी बैंक में अकाउंट चल रहा है, जिसके लिए आप सर्टिफिकेट फाइल करना चाहते हैं, उसका नाम आ जाएगा। देन पैन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पैन नंबर अगर आप फिल नहीं करेंगे इसमें, तो इस फॉर्म की कोई रेलिवेंस ही नहीं है। देन आपका आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, देन प्रीवियस ईयर जिसके लिए आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं। अगर मैं 2025-26 की बात करूं तो यहाँ पे आप 2025-26 डालेंगे, ये प्रीवियस ईयर है, और असेसमेंट ईयर हो जाएगा इस प्रीवियस ईयर का 2026-27। फिर आपका यहाँ पे एड्रेस आ जाने वाला है। देन आपका पिन कोड, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फोन नंबर। तो ये तो थी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद ये आपसे पूछता है वेदर असेस टू टैक्स, कि पिछले 6 साल में क्या आपकी कभी असेसमेंट हुई है टैक्स की। लाइक आपका जो असेसमेंट का ऑर्डर होता है 143(1), 147, इस तरीके के ऑर्डर आपको इश्यू हुए हैं, तो आपको यहाँ पे यस और नो में जो है आंसर देना है। अगर आपने रिटर्न ही नहीं भरी है पिछले सालों में, क्योंकि आपकी मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से हमेशा कम रहती है इनकम, तो आपको नो ही कर देना है। अगर आपने रिटर्न भरी है तो आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई होंगी, असेस भी जरूर हुई होंगी, तो उस केस में आप यस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर यस है तो आपको असेसमेंट ईयर बताना है कि किस असेसमेंट ईयर की आपकी असेसमेंट जो है हुई थी। फिर कॉलम नंबर 15 में आपसे पूछा गया है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड, यानी कि कितनी इनकम के लिए आप ये डिक्लेरेशन यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, या फिर किस इनकम के लिए आप ये डिक्लेरेशन यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। लेट सपोज आपकी जो एफडी है वो बैंक में 10 लाख रुपीस की चल रही है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, 10 लाख पे अगर मैं 7% का भी प्रॉफिट लेके चलूं प्रॉपर्टी का, तो आपका इंटरेस्ट इनकम होता है 70,000। लेट सपोज आपने इस एफडी के लिए इस फॉर्म को फाइल किया है, तो यहाँ पे आ जाएगी एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड इज 70K, कि मेरे इस 70,000 की इनकम पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना करिएगा। कॉलम नंबर 16 में इसने फिर से आपसे पूछा कि आपकी टोटल इनकम कितनी है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसमें 15 नंबर कॉलम की इनकम भी इंक्लूड रहने वाली है। यानी कि इस एफडी की इनकम के अलावा पूरे साल में आपको और क्या क्या इनकम रहती है। लाइक आपको मे बी पेंशन इनकम रहती है, या फिर और कहीं पर भी आपकी एफडीज है। तो लेट सपोज आपकी और इनकम से 2.5 लाख की आपकी और इनकम है, 2.5 + 70 करके आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आपकी टोटल इनकम पूरे साल में इतनी रहने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी आपसे नेक्स्ट पूछ रहा है डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15H अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड फॉर द प्रीवियस ईयर इफ एनी। ये कह रहे हैं कि आप जो यहाँ पर फॉर्म H दे रहे हैं, इसके अलावा इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने और कहाँ कहाँ पे फॉर्म H दिया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप मुझे दीजिए। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म H फाइल्ड आपको यहाँ पे बताना है कि आपने सेम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और कहाँ पे फॉर्म एच दिया है, उसके टोटल नंबर ऑफ फॉर्म एच बताने हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म एच फाइल, कि आपने अगर मान लीजिए 3 फॉर्म और फाइल करे थे, तो उन 3 में आपकी कितनी इनकम के लिए आपने टीडीएस का जो रिबेट है वो क्लेम किया है। तो उन इनकम्स का जो एग्रीगेट अमाउंट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, सबको ऐड करके। देन ये आपसे पूछ रहा है डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड, कि अब आपको ये बताना है कि ये डिक्लेरेशन आप कौन सी इनकम के लिए फाइल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट नंबर, लाइक आपका एफडी नंबर या म्यूचुअल फंड अगर कोई चल रहा है तो उसका नंबर, या फिर आपका कोई और पोस्ट ऑफिस में एफडी या पोस्ट ऑफिस में अगर आप ये दे रहे हैं और वहां पे जो भी आपकी एफडी चल रही है, रिकरिंग डिपॉजिट चल रहा है, तो उसका अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, आपको वो नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद किस तरीके की इनकम आपको वहां से होती है, इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। फिर सेक्शन, कौन से सेक्शन में वो कवर होता है, टीडीएस डिडक्शन उसका, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर अमाउंट ऑफ इनकम, कि जैसे मैंने यहाँ पे 10 लाख की एफडी का लिया था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 70,000। इसी तरीके की अगर आपकी 2-3 एफडी और चल रही है सेम अकाउंट में, तो उनका एफडी नंबर और यहाँ पर क्या क्या इनकम आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसकी इनकम को मेंशन कर देंगे, सो दैट आप जहां पर जो एफडीज यहाँ पे आप कवर करेंगे, उन सब एफडीज पर जो टीडीएस डिडक्शन है उसके लिए फॉर्म आपका वर्क करने वाला है। नेक्स्ट आपकी डिक्लेरेशन है, आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम रेजिडेंट इन इंडिया विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। रेजिडेंट का मतलब रेजिडेंट वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए कि कोई भी फॉर्म जो है हम यूज नहीं कर सकते। आई ऑल्सो हियर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव दैट इन स्टेटेड अबव इज करेक्ट, complete and truly stated that the income referred to in this form are not includable in the total income of any other person under section 60 to 64 of the Income Tax Act. I further declare that the tax on my
estimated total income including income referred to in column number 15 and aggregate amount of income referred to in column number 17 computed in accordance with the provision of Income Tax Act for the previous year ending on आपका आ जाएगा 31st March 2026 relevant to the assessment year 2026-27 विल बी नील। ये कह रहे हैं यहाँ पर मैं आपको डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि मैंने जो भी इनकम अपनी मेंशन करी है सारी इनकम मेरी ऐड करने के बाद जो और जगह भी मैंने फॉर्म 15 अपने दिए हैं उन सब इनकम्स को ऐड करने के बाद जो इनकम मेरी बनती है वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम बनती है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए या फिर इस असेसमेंट ईयर के लिए। फिर उसके बाद आपका प्लेस डेट और सिग्नेचर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म H जो है फाइल करके अपने जो भी रिस्पेक्टिव बैंक है या पोस्ट ऑफिस है वहां पे डिपॉजिट करा देना है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये तो था आपका पार्ट जो आपको फिल करना है। इसके बाद एक और सेकंड पार्ट होता है इस फॉर्म का। इस फॉर्म के जस्ट बैक साइड में आपको मिलेगा अगर आपने फिजिकल फॉर्म लिया है तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस आपके बिहाफ पर फिल करता है। यहाँ पे आएगा उस पर्सन का नाम जो उसको भर रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, आपका उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन नंबर, एड्रेस, टैन नंबर जो टीडीएस डिडक्ट करेगा यानी कि बैंक का टैन नंबर, ईमेल, टेलीफोन नंबर, अमाउंट ऑफ इनकम पेड। यहाँ पे बैंक मेंशन करेगा कि कितना इनकम अमाउंट इंटरेस्ट जो है बैंक आपको देने वाला है। फिर उसके बाद जिस दिन आपने डिक्लेरेशन फाइल करी है उस दिन की डेट आ जाएगी, डेट ऑन विच इनकम हैज बीन पेड और क्रेडिटेड। अगर आपको ऑलरेडी एक इनकम क्रेडिट हो चुकी है तो उसकी डेट यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। अगेन डेट, प्लेस और सिग्नेचर। इस फॉर्म के थ्रू जो है बैंक ये चेक करेगा कि आपने जो ऊपर इनकम मेंशन करी है वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है या नहीं है, आप इस फॉर्म को फाइल करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और क्या सच में आपका टीडीएस जो है डिडक्ट नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। तो ये सब फॉर्म्स को चेक करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन बैंक खुद से फिल करेगा और फिर वो पर्सन साइन करेगा जिसने भी ये इंफॉर्मेशन चेक करी है। अगर आपका फॉर्म साइन हो जाता है तो अब आपका टीडीएस जो है डिडक्ट नहीं करने वाला है बैंक या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप ये फॉर्म दे रहे हैं, आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्म है, इस फॉर्म को आप फाइल करके आपका जो टीडीएस डिडक्ट होने वाला है आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। आपको देखिए क्यों देना चाहिए ये फॉर्म, इसके पीछे रीजन ये है कि ऑल्दो आपका जो भी टीडीएस डिडक्ट होगा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं, बट अगर आपकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है इनकम तो आप इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करने के क्राइटेरिया में नहीं आते। आपके ऊपर मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। अगर आपकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम होती है तभी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो अगर आपकी इनकम ही कम है, आप टीडीएस भी डिडक्ट ना कराएं तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, आपकी इनकम तो कम है, फिर अननेसेसरी आपको रिटर्न को फाइल करके फिर अपना रिफंड क्लेम करना होता है और आपका अमाउंट भी जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है आपका बैंक। तो इसलिए अगर आपको लगता है आपकी इनकम कम है तो अपना टीडीएस ही डिडक्ट ना कराएं और इस तरीके से आप अपनी रिटर्न फाइलिंग को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो कि कैसे आपको फॉर्म 15G/H फाइल करना है। जी फॉर्म जो फाइल करेंगे आप वो सेम एज फॉर्म H ही होता है, बस किसको कौन सा फॉर्म फाइल करना है यही एक डिफरेंशिएशन है दोनों फॉर्म्स के बीच में। तो इसी तरीके की वैल्यूएबल वीडियोस के लिए टैक्स मंथ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you so much.